हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आप लोग के लिए 12th क्लास का हिंदी का क्वेश्चन आंसर लाए हैं, जो चैप्टर 6 से एक लेख और एक पत्र, जिसका शीर्षक का नाम है। जिन्होंने लिखा है भगत सिंह। ये उस टाइम की बात है जब भगत सिंह को जेल में डाला गया था, तो वो अपने सुखदेव को पत्र लिखते हैं। ये उसी टाइम का ये बात कही गई है कि उनके मन में क्या था। अपनी कहानी, अपनी जीवनी लिखे हैं, जो सुखदेव को लिखा गया है। इनका जन्म है 28 सितंबर 1907 को, जो हमने यहाँ पर नहीं लिख पाए हैं, सॉरी इसके लिए। आप लोग नोट कर लीजिएगा। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को है और निधन है 23 मार्च 1931 को। इस वीडियो में आप लोग के लिए सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, हिंदी व्याकरण सहित जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछा गया है, सारा हम डाले हैं। जो भी इम्पोर्टेंट सहित पूरा A to Z क्वेश्चन डाला गया। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन आंसर पूरा पहले अच्छे से सुन लीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो नोट कर लीजिए। अभी तो एग्ज़ाम का अभी काफ़ी टाइम नहीं रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं या आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो वॉच करके आप एक ही वीडियो में उस क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन समझ जाइए, ताकि एग्ज़ाम में आपको दिक्कत ना हो। और हम पूरा एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं इसी वीडियो में, जो आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको एक ही वीडियो में इस चैप्टर का सारा जितने भी हिंदी व्याकरण संबंधित क्वेश्चन रहेगा, जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, सारा डाल दिए हैं। तो आप अच्छे से गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से अच्छे नंबर लाएंगे हिंदी में। चलिए, पहला क्वेश्चन हम बहुत सारे बच्चे ने कहा था कि मैम आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं डालते हैं। हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डालते हैं। क्वेश्चन के जो हमारा वीडियो रहता है एंड में डालते हैं। पहले हम सब्जेक्टिव डालते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव। लेकिन इस वीडियो में हम आप लोग को जान से हम पहले ऑब्जेक्टिव ही डाल दें, क्योंकि बहुत कंप्लेन आ रहा था कि ऑब्जेक्टिव डालते ही नहीं हैं। तो पहला हम अब ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट किए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है भगत सिंह। सेकंड क्वेश्चन है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा था? किस मृत्यु को सुंदर कहा है? तो उसका आंसर है देश सेवा के बदले दी गई फांसी। तीसरा क्वेश्चन है, भगत सिंह के अनुसार आत्महत्या क्या है? तो ये आंसर है कायरता। कायरता मीन्स कि आप दुर्बल हैं। प्रश्न नंबर 4 है, भगत सिंह सरकार के किस राय पर रखा करते थे? क्या मतलब भगत सिंह सरकार के किस राय पर उनका विचार है? कौन सा राय था सो है यहाँ पर, ये उसको हटा दीजिएगा। इसका आंसर है छात्र को राजनीति से दूर रखने की राय पर। खपा थे, यहाँ पर खपा लिखा हुआ है कि भगत सिंह सरकार, यहाँ PDF में थोड़ा दिख नहीं रहा था तो इसलिए हमको थोड़ा डाउट हुआ। करें भगत सिंह सरकार के किस राय पर वो खफा थे, या मतलब वो रुके हुए थे, उनसे थोड़ा वो खुश नहीं थे। तो कह रहे छात्र को राजनीति से दूर रखने की राय पर, जो छात्र को कहा था कि राजनीति से अवॉइड किया जाए, इस वजह से। प्रश्न नंबर 5 है, विद्यार्थी को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए? तो इसका आंसर है विद्यार्थी देश के भावी कर्णधार होते हैं, इसीलिए उनको राजनीति में भाग लेना चाहिए। प्रश्न नंबर 6 है, भगत सिंह के आदर्श पुरुष कौन थे? तो आंसर है करतार सिंह सराबा। प्रश्न नंबर 7 है, सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? तो आंसर है नौजवान भारत सेवा। प्रश्न नंबर 8 है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? जो हमने ऊपर में इंट्रोडक्शन में उस टाइम थोड़ा नहीं लिख पाए थे, भूल गए थे, तो इसके लिए माफ़ी मैं चाहते हैं। इसमें दिए ही हैं। इसका आंसर है 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 9 है, 1941 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? तो इसका आंसर है गदर पार्टी। प्रश्न नंबर 10 है, भगत सिंह हमेशा किस चित्र को पॉकेट में रखते थे? तो आंसर है करतार सिंह सराया। वो हमेशा उनका चित्र पॉकेट में रखते थे। भगत सिंह किस उम्र से क्रांतिकारी की तरफ आकर्षित हुए? तो आंसर होगा 12 वर्ष। प्रश्न नंबर 12 है, भगत सिंह चौरी चौरा कांड में कब शामिल हुए? 1922 ईस्वी में।
प्रश्न नंबर 13 है, भगत सिंह को किस केस में फांसी की सज़ा हुई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस में। प्रश्न नंबर 14 है, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? सरदार किशन सिंह। प्रश्न नंबर 15 है, भगत सिंह का पैतृक गांव का नाम क्या है? तो खरखर कला, जो पंजाब में है। जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आप भूल जाते हैं तो क्वेश्चन राइट डाउन कर लीजिए कॉपी में और याद रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आता ही आता है इसे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है भगत सिंह के बारे में। तो ध्यान से सुनिए। अब दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, उस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थी को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए? हमें क्वेश्चन कहा गया है कि विद्यार्थी जो है उसको राजनीति में क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो देखिए, हम आंसर क्या दिए हैं, मेरे आंसर को गौर से सुनिए और अपने से खुद से बनाने की कोशिश कीजिए कि हम कैसे जवाब दें, ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छे आप एग्ज़ाम दे पाएंगे और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और नंबर आपका अच्छा आएगा। अपने भाषा में देने की कोशिश कीजिए, रट्टा मत मारिए। हम नहीं चाहते कि रट्टा मारे, हम जिस तरह समझा रहे हैं उस तरह आप समझिए और अपने से खुद से क्वेश्चन आंसर नोट डाउन कीजिए। अभी आप लोग के पास टाइम नहीं है, बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको लगता है हम बता देंगे। जहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा हम खुद बताएंगे कि ये आपको ज़रूरी है कि ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि विद्यार्थी को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए। तो आंसर देखिए मेरा, विद्यार्थी को राजनीति में भाग इसलिए लेना चाहिए क्योंकि उन्हें ही कल देश की बागडोर अपने हाथ में लेनी है। अगर ये आज से ही राजनीति में भाग नहीं लेंगे तो आने वाले समय में देश की भली भांति नहीं संभाल पाएंगे, जिससे देश का विकास न हो सकेगा। कहने का अर्थ है कि अगर आज से इस चीज़ में अगर नहीं इन्वॉल्व होंगे तो उनको समझ में नहीं आया कि हमारे देश में चल क्या रहा है, हमारे देश में क्या अभी ज़रूरी है, हमें जनता की क्या इच्छा है, क्या पूरा करना है, तो ये सब समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हमको जो विद्यार्थी जो लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ है, हमको इसी टाइम से राजनीति में भाग लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम धीरे धीरे अपने देश में गतिविधियों को जान पाएंगे कि हमारे देश में चल क्या रहा है, हमारे देश का क्या आर्थिक स्थिति है, क्या राजनीतिक स्थिति है, क्या हमारा सामाजिक स्थिति है। तो हम उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे और हम सब अपना देश को खुशहाल बना रखेंगे। तो बहुत ज़रूरी है विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेना। चलिए, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा है? भगत सिंह जो हैं तो विद्यार्थी से कुछ आशाएं रखते हैं, उनसे उनका कह रहे कि मतलब उनका कोई इच्छा है कि हमें जो विद्यार्थी से अपना इच्छा होता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन कहा गया है। क्वेश्चन समझ गए, आंसर देखिए। आंसर कह रहा है, भगत सिंह की विद्यार्थियों से बहुत सी अपेक्षाएं हैं। वे चाहते हैं कि विद्यार्थी राजनीति तथा देश की परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त करे और उनके सुधार के उपाय सोचने का योग्यता पैदा करे। वे देश की सेवा में तन मन धन से जुट जाए और अपने प्राण न्यौछावर करने से पीछे न हटे। देखिए, वो कह रहे हैं कि विद्यार्थी ऐसा होना चाहिए जो देश की सेवा के लिए हमेशा तन मन धन तीनों चीज़ों से जुट जाए। चाहे जो भी करना है देश के लिए ही करना है, जो भी करना है, क्योंकि देश हमारा सब कुछ है। देश में ही गांव है, गांव में ही समाज है, समाज में ही हम लोग हैं। तो जो भी करेंगे हम अपने आदमी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने जनता के लिए, अपने लोगों के लिए करेंगे। तो देश बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देश की रक्षा करना हमारा मेन कर्तव्य होता है कि हम अपनी देश की अच्छा से अच्छा रक्षा करें और सुरक्षा करें और उसके लिए जान प्राण सब कुछ न्यौछावर कर दे। तो ये विद्यार्थी से यही अपेक्षा करते हैं भगत सिंह कि जितने भी विद्यार्थी हो सब में देश की प्रेम की भावना कूट कूट के भरा रहे और देश के लिए हमेशा प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहें। तो समझ में आ गया होगा प्रश्न 2। उम्मीद करते हैं आपको आसानी से समझ में आ गया होगा और अपने मन से भी लिखते होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है, उनके जीवन के आधार पर इसे प्रमाणित करें। इस क्वेश्चन का मतलब है, भगत सिंह कह रहे हैं कि जब तक हम कष्ट नहीं समझेंगे तो देश की सेवा नहीं हो सकती है। मतलब कष्ट सहकर ही हम देश की सेवा कर सकते हैं। मतलब इस चीज़ को आप कैसे प्रूव करेंगे भगत सिंह के बारे में कि भगत सिंह क्या बलिदान दिए हैं,
इस चीज़ को बताना चाहते हैं, इस चीज़ से ये चीज़ आपको पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चन में। तो चलिए हमारा आंसर क्या है। भगत सिंह एक ऐसे क्रांतिकारी के रूप में हमारे सामने आते हैं जिनमें देश के साथ समाज की उन्नति की प्रबल इच्छा भी दिखती है। इनकी शुरुआत 12 वर्ष की उम्र में जालियांवाला बाग की मिट्टी लेकर संकल्प के साथ होती है। भगत सिंह जानते थे कि समाज में क्रांति लाने के लिए जनता में सबसे पहले राष्ट्रीयता का प्रसार करना होगा। इसीलिए उन्होंने नौजवान सभा बनाई थी, जिसका उद्देश्य था कि कष्टों का सहन करना एवं बलिदान करना था। क्रांतिकारी भगत सिंह कहते हैं कि मानव किसी भी कार्य को उचित मानकर ही करता है। जैसे मैंने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने का कार्य किया था, इसी पर दिल्ली के जज ने असेंबली बम के केस में भगत को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। इसी आत्मविश्वास के बल पर भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूल गए। वे जानते थे कि मेरे इन कष्टों दुखों का जनता पर बेहद प्रभाव पड़ेगा और जनता आंदोलन कर बैठेगी। अतः भगत सिंह का कहना सत्य है कि कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है। तो देखिए, कहने का अर्थ ये है कि जब तक हम कष्ट नहीं सहेंगे तो वो आदमी प्रेरित नहीं होगा, कोई अगला आदमी हमसे प्रेरित इंस्पायर नहीं होगा, इंस्पिरेशन नहीं होगा कि उन्होंने बिना कष्ट किए बिना कर्म किए कोई चीज़ नहीं मिलती है इस संसार में। और गीता में भी कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि हमेशा कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी। तो कर्म करेंगे तो ही हमको दिखेगा कि हम क्या कर रहे हैं, और कष्ट सहना ही हमको दिखता है। जिस तरह भगत सिंह को फांसी मिली और सब जनता को समझ में आ गया कि जिस तरह भगत सिंह हमारे लिए बलिदान दे रहे हैं और हमें भी पीछे नहीं होना चाहिए, उसी तरह हम सबको ये सीख लेना चाहिए कि कष्ट सहकर ही हम आगे आदमी को इंस्पायर करेंगे कि इस चीज़ के लिए हमें कष्ट सहना है और बिना कष्ट किए हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है। बिना कष्ट किए जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप लिखेंगे नहीं, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे, आपको सफलता नहीं मिल सकती। चाहे टीचर आपको लाख समझा दिया जाए, लाख पढ़ा दिया जाए, लेकिन जब तक आप मेहनत खुद नहीं करेंगे, जब तक आप खुद इंस्पायर नहीं होंगे हमको करना है, तब तक आप नहीं सफल होंगे कोई भी चीज़ में, चाहे एग्ज़ाम हो, चाहे आंदोलन हो, चाहे क्रांति हो, चाहे किसी भी फील्ड में। तो भगत सिंह कहते हैं कि जब तक हमको नहीं मिला फांसी, या जब तक हम कारावास में जेल में अपना कर्म नहीं दिखाएं, अपना कष्ट नहीं दिखाए, तो जनता प्रेरित नहीं हुआ। इसी चीज़ को प्रूव करना चाहते कि हमको कष्ट सहकर ही हमने सबको ये जागृत किया कि हाँ, मतलब हमें क्रांतिकारी का कोई भी काम करने के लिए हमको कर्म करके कष्ट सह करके ही हमको आगे आना है, देश की सेवा करना है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं। इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट करें। कह रहे हैं कि भगत सिंह कैसा, जो मृत्यु तो होना ही है हर इंसान को, मैन इज़ मॉर्टल, आदमी जो मरणशील होता ही है, कोई भी इंसान जिंदा नहीं रहा है, आदमी मरेगा ही मरेगा। लेकिन किस तरह मृत्यु को कहा है कि सुंदर कहा है। और आत्महत्या मीन्स खुदकुशी जो होता है वो नहीं करना चाहिए। कायरता मीन्स ये होता है कि दुर्बल का काम या कमज़ोर का काम, या मतलब कि आप उस चीज़ में सक्षम नहीं है, उसका कह रहे कि आत्महत्या हमको नहीं करना चाहिए। हमको मतलब ऐसा बताए कि कौन ऐसा मृत्यु है जो सुंदर कहा गया है। चलिए हम आंसर दे रहे हैं। क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह देश के सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर मृत्यु कहा गया है। कह रहे हैं कि उन्होंने तो बार बार इसी बात को जिक्र किया है कि हमको देश सेवा के लिए प्राण न्यौछावर कर देना चाहिए, उसके लिए मर मिट जाना चाहिए। इसी चीज़ को कहा है कि ये सुंदर मृत्यु कहा है। वे कहते हैं कि यह मृत्यु भगत सिंह के सुंदर होगी, जिसमें हमारे देश का कल्याण होगा। शोषक यहाँ से चले जाएंगे और हम अपना कार्य संग करेंगे। ये उस टाइम की बात है जिस टाइम आज़ादी दिलाने के लिए महान नेताओं ने बलिदान दिया, क्रांतिकारी से भाग लिए क्रांति करने के लिए। उस टाइम जिस टाइम जब अंग्रेज़ों ने हमारे देश में आके शोषण कर रहा था, और भगत सिंह ऐसे नेता जो
एकदम नौजवान, उसको लग रहा था कि हम कैसे करें जो हमारे देश से ये जो शोषक है वो बाहर चले जाए, किस तरह हम आज़ादी अपने देश को दिलाए, दो शोषण से मुक्त हो। तो उस टाइम की बात करें कि इस टाइम अगर इस चीज़ के लिए हमको अगर जान चले जाए तो हमें ऐसा मृत्यु से कोई अच्छा मृत्यु हो ही नहीं सकता है, ये कह रहे हैं। इसी के साथ वो व्यापक समाजवाद की कल्पना भी करते हैं और वो सोचते हैं कि हमारा जो समाजवाद है बहुत ही सुंदर हो, जिसमें हमारी मृत्यु बेकार ना जाए। मतलब मरे तो कुछ करके, अपने देश के लिए मरे, अपने लिए नहीं मरे, अपने देश के लिए मरे, जिसमें लाखों जनता के लिए भला हो, कह रहे हैं। अर्थात संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु है। भगत सिंह आत्महत्या को कायरता कहते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो आत्महत्या करेगा वो थोड़ा दुख कष्ट सहने के चलते करेगा, वो अपना समस्त मूल्य एक ही क्षण में खो देगा, उनका जीवन मानवता के काम नहीं आएगा। वो कह रहे कि जब भी कोई आदमी मरता है, खुदकुशी करता है, तो वो अपना दुख से चिंतित होकर मरता है, उनको अपना दुख ही पहाड़ लगता है, जिससे वो झेल नहीं पाता है और सुसाइड कर लेता है। तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें मरना है तो किसी 10 आदमी के बारे में सोच के मरना है कि हमारे मरने से किसी 10 आदमी का भला हो, किसी 100 आदमी का भला हो, सैकड़ों आदमी का भला हो, पूरा देश का भला हो। इस तरह मृत्यु उनको, भगत सिंह को अच्छा लगता है कि मरना है तो सबके लिए ऐसा कर जाएंगे दुनिया हमें याद रखे। अपने लिए नहीं मरना है, अपने दुख को परेशान करने के लिए, अपने दुख से दूर भागने के लिए नहीं मरना है। मरना है तो सबके लिए मरना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। 5वां क्वेश्चन है, भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? वे क्रांतिकारी से क्या अपेक्षा रखते हैं? जो भगत सिंह जो है, जो रूस देश जो है उसके साहित्य का जो है उसका महत्वपूर्ण वो मानते हैं कि वो वहाँ का जो साहित्य है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा क्यों मानते हैं और वो क्रांतिकारी से क्या इच्छाएं रखते हैं? अपेक्षा मतलब क्या इच्छा है, क्या आशा है उनका? तो आंसर देखिए, सरदार भगत सिंह रूसी साहित्य को महत्वपूर्ण इसलिए मानते हैं कि रूसी साहित्य के प्रत्येक स्थान पर जो वास्तविकता मिलती है वह हमारे साहित्य में कदापि दिखाई नहीं देती है। उनकी कहानियों में कष्ट और दुखमयी स्थिति है, जिनके कारण दुख कष्ट सहने की प्रेरणा मिलती है। रूसी साहित्य में हमेशा बताया गया है कि कष्ट दुख ही दुनिया में सब कुछ है, जिसको बहुत ही इंस्पायर करते हैं भगत सिंह को। जब वो पढ़ते हैं, उनके बारे में सुनते हैं और वो कहते हैं, क्रांतिकारी से भी विनती करते हैं कि हमारा जो क्रांतिकारी हो वैसा ही हो, कह रहे हैं। ये कहानी हमें जीव संघर्ष की प्रेरणा देती है, नए समाज निर्माण की प्रक्रिया में मदद करती है, इसीलिए ये कहानी महत्वपूर्ण है। वे क्रांतिकारियों से अपेक्षा करते हैं कि हम उनकी कहानियाँ पढ़कर कष्ट सहन की उस भावना को अनुभव करें, उनके कारणों पर सोचें विचारें। क्रांतिकारियों को हमेशा हर प्रकार की विपत्तियाँ, चिंताओं, दुखों और कष्टों को सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब कठोरतम सज़ा दी जाए तो हंसते हंसते बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि हमेशा दिखाया गया, अगर आप लोग मूवी देखे होंगे भगत सिंह के, उसे काला पानी का सज़ा, और जब जेल में रहता है तो इतना सज़ा देता है, नमक छीट के उसको मारा जाता है, फिर भी वो हमेशा हंसते ही रहते। तो कह रहे हैं कि लाख दुख हो जाए क्रांतिकारी पे या कोई किसी भी जनता पे जो हमारे देश के हित में हो और वो बलिदान देना चाह रहे हो, तो हमको हंसते हंसते सह करके बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि रूसी साहित्य में बताया गया है कि दुख कष्ट से ही सब आदमी परिपूर्ण होता है। इसी तरह हमको दुख कष्ट को हमेशा उस चीज़ को नाकार करके आगे हम जनता की सेवा के लिए आगे बढ़ना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6, उन्हें चाहिए कि वे उन विधियों का उल्लंघन करें, परंतु उन्हें औचित्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक एवं अनुचित प्रयत्न कभी भी न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता। भगत सिंह के इस कथन का आशय बताएं, इससे उनके चिंतन का कौन सा पक्ष उभरता है, वर्णन करें। एक स्टेटमेंट दिया है और कह रहा है कि भगत सिंह जो इसमें इस कथन का क्या आशय है, क्या मतलब है और ये चिंतन किस पक्ष में कर रहे हैं, इसका वर्णन करने के लिए कहा गया है। चलिए आंसर देखते हैं। सरदार भगत सिंह क्रांतिकारियों से कहते हैं कि क्रांतिकारी शासक यदि शोषक हो, कानून व्यवस्था यदि गरीबी विरोधी, मानवता विरोधी हो, तो उन्हें चाहिए कि उसका विरोध करें, परंतु इस बात का भी ख्याल करें
कि आम जनता पर इसका कोई असर न हो। देख रहे हैं बार बार भगत सिंह हमेशा जनता की बात कर रहे हैं। जनता मीन्स कि मतलब हमें लोगों की भलाइयों पे ये बात करें कि किसी को कष्ट नहीं पहुँचे। हमारा देश है, जो हमारे देश की हर जनता सुखी से रहे, संपन्न से रहे, एकदम प्रेम भाव से रहे, किसी को कष्ट ना हो। हमेशा इसी बात का जिक्र हो रहा है। ख्याल करें कि आम जनता पर इसका कोई असर न हो। वह संघर्ष आवश्यक हो, अनुचित नहीं हो। संघर्ष आवश्यकता के लिए हो तो उसे न्यायपूर्ण माना जाता है। देखिए संघर्ष करना, बेफालतू का लड़ना, बेफालतू का वेस्टेज होना, ये सब गलत बात है। लड़ना है तो किसी मकसद से लड़ना है, इस चीज़ को न्यायपूर्ण माना जाता है। कह रहे हैं कि लड़ना ही है तो कुछ अच्छी तरह अच्छे काम के लिए लड़िए। हमें घर में लड़ना या किसी अपनों से लड़ना ये ज़रूरी बात नहीं है। हमें लड़ना है तो इस बात से लड़ना है कि अपने गरीबी से, अपने जो हमारे देश में अंधकार है, जो हमारे देश में बुराइयाँ हैं, उस चीज़ से लड़ना है। उस चीज़ को न्यायपूर्ण माना जाता है। परंतु सिर्फ बदले की भावना हो तो अन्यायपूर्ण माना जाता है। इसलिए हम किसी लड़ाई, कोई हमको मारा और किसी को हमको मारने की दिमाग में रखेंगे तो ऐसा नहीं करना है। बदले भावना की हमको उस तरह की लड़ाई नहीं लड़ना है। हमको लड़ना है तो पूरा अपना देश के लिए लड़ना है कि अपने देश में कैसे भला करना है। इस तरह बोल रहे हैं भगत सिंह। इस दृष्टि से देखा जाए तो भगत सिंह का चिंतन मानवतावादी है। हमेशा वो मानव की कल्याण के लिए बात कर रहे हैं, जिसमें समस्त मानव जाति का कल्याण निहित है। यदि मानवता पर तनिक भी प्रहार हो तो उन्हें पूरी लगन के साथ वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर का मतलब ये है कि भगत सिंह जो है हमेशा मानवतावादी पर विचार कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि किसी भी मानव को किसी भी प्रकार का कोई भी संकट न हो और ये अच्छे से अच्छे जीवन बिताए, और उसके लिए हमें जान प्राण देना पड़े कर सकते हैं। इसका मतलब यही है। चलिए प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों का अभिप्राय स्पष्ट करें। मैं आपको क्या है अभिप्राय बोल रहे हैं स्पष्ट करने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विपत्तियाँ व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। एक जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कह रहा है कि इसका अभिप्राय, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ मीनिंग, मतलब इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है। तो चलिए आंसर बताते हैं। भगत सिंह का मानना है कि वे विपत्तियाँ मनुष्य को पूर्ण बनाती है, अर्थात मनुष्य सुख की स्थिति में तो बड़े ही आराम से रहता है, लेकिन जब उस पर कोई दुख आता है तो वह उसे दूर करने का प्रयास करता है, जिससे उसका ज्ञान तथा कार्य क्षमता बढ़ जाती है और पूर्णता पाता है। और वो अपने देखिए इनका कहने का मतलब है, भगत सिंह जो इस जो स्टेटमेंट जो दिया है, ये वाक्य जो दिया है, तो कह रहा है कि इसका मतलब क्या है। देखिए हम सब जो जानते हैं डेली लाइफ की बात, अगर हमको सुख मिला हो तो हम कुछ नहीं करते, आराम से पड़े रहते हैं, आराम से मोबाइल चलाते हैं, आराम से टीवी देखते हैं, आराम से खुशी खुशी रहते हैं। लेकिन जब विपत्तियाँ आती हैं तो हमें अपने आप उस चीज़ को कार्य क्षमने की, हम जो काम कर रहे थे 1 स्पीड में, वो काम हम 2 के स्पीड में कर लेते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल समझ लीजिए आपका एग्जांपल कि आपका एग्ज़ाम आ रहा है 1 महीना के बाद। आप पहले पढ़ रहे होते हैं एकदम धीमे धीमे, और अभी जो आप पढ़ रहे होंगे एकदम 2 के स्पीड में पढ़ रहे होंगे, या तो लगातार पढ़ना का जो टाइम टेबल है वो आप दुगुना कर लिए होंगे। तो इसी तरह समझिए कि क्योंकि ये आपके लिए दुख की घड़ी नहीं है, ये चीज़ आपको पूर्ण बनाएगी। कह रहा है कि जो विपत्तियाँ जो हमको पूर्ण बनाती है, इसी चीज़ को कहना चाह रहा है कि जो विपत्ति आती है, हम विपत्ति नहीं आती, वो हमें पूर्णता बनाने के लिए, वो हमें फुल बनाने के लिए, एकदम अच्छे से परिपूर्ण बनाने के लिए कोई भी काम अगर ज़िंदगी में पड़ता है या संकट आता है तो हमें अधूरा नहीं बने, तो वो हमें पूर्ण बनाती है। तो इस चीज़ से घबराना नहीं चाहिए मनुष्य को। अगर कोई भी विपत्ति आती है तो वो आसानी से वो पार करने की क्षमता रखना चाहिए, ताकि हमको कोई भी दुख हो, कोई परेशानी हो तो हम अच्छे से परिपूर्ण होकर हम उस चीज़ को आगे बढ़ें। ऐसा कह रहा है कि सुख की स्थिति में लोग आराम से जी जाता है, लेकिन दुख की स्थिति में आदमी को परिपूर्ण बनाता है और कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है। जो काम करते हैं 1 स्पीड में वो काम करते हैं 2 के स्पीड में। तो यही करें कि पूर्णता हमको बनाती है। चलिए ख प्रश्न है इसी का आशय स्पष्ट करने का। हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज हैं। ये एक स्टेटमेंट दिया है, कह रहा है हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है। तो इसका कहने का क्या अभिप्राय है। इसका आंसर देखिए, भगत सिंह के अनुसार यदि मनुष्य यह सोचने लगे कि अगर मैं कोई कार्य नहीं करूँगा तो वो कार्य नहीं होगा, तो यह पूर्णतः गलत है।
वास्तव में मनुष्य विचार को जन्म देने वाला नहीं होता है, परंतु परिस्थितियाँ विशेष विचार वाले व्यक्तियों को पैदा करती है। अर्थात हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज हैं। ये कह रहे हैं कि भगत सिंह के अनुसार यदि मनुष्य यह सोचने लगे कि अगर मैं कोई कार्य नहीं करूँगा तो वो कार्य नहीं होगा, तो यह पूर्णतः गलत है। अगर कोई आदमी कहता है कि हम ये काम नहीं करेंगे तो दूसरा आदमी कोई काम नहीं करेगा, तो ये बात गलत है। वास्तव में मनुष्य विचार को जन्म देने वाला नहीं होता है, परंतु परिस्थितियाँ विशेष विचार वाले व्यक्तियों को पैदा करती है। देखिए, जब कंडीशन पड़ जाता है ना, कि कहता है कि हमेशा राजा का राज नहीं होता है, जब राजा मर जाता है तो भी उसका राज चलता ही, क्योंकि इसका मतलब कंडीशन की बात है कि जब कंडीशन खड़ा हो जाता है किसी भी टाइम, तो वो अपने आप वो चीज़ काम होने लग जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आज हम हैं यहाँ और हम जिस चीज़ को संचालन कर रहे हैं, जिस चीज़ को हम काम कर रहे हैं, वो कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता है। नहीं, उस परिस्थिति में जब वो उस पर पड़ेगा तो वो खुद वो करने लग जाता है। तो बात कह रही है कि परिस्थिति की बात, जब आदमी को परिस्थिति आता है कुछ ऐसा जो खुद ब खुद वो काम होने लग जाता है और वो खुद ब खुद वो ढाल लेता है। इसका कहने का अर्थ ये था। चलिए प्रश्न नंबर गौ पे चलते हैं। मनुष्य को अपने विश्वासों पर दृढ़ता पूर्वक अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए, इसका आशय क्या है? भगत सिंह कहते हैं हमें एक बार किसी लक्ष्य या उद्देश्य का निर्धारण करने के बाद उस पर अडिग रहना चाहिए। बिल्कुल, हमें विश्वास रखना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। कह रहे हैं कि जो हमें अगर एक बार तय कर लेते हैं कि हाँ हमें एग्ज़ाम में इतना नंबर लाना है, इतना नंबर लाना, तो इसके लिए हमें मेहनत करके हमको इसी बात पे अडिग रहना चाहिए कि हम अगर मेहनत करेंगे तो ही हमको इतना नंबर आएगा, उतना नंबर आएगा। अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे, उस बात पर अडिग रहबे नहीं करेंगे कि हमको चलो कोई बात नहीं, हम सोच लिए लेकिन नहीं मेहनत किए, तो आएगा कहाँ से? तो हमें उस बात पर अडिग करने के लिए हमको मेहनत भी करना चाहिए कि हमको इतना लाना है तो लाना है, उसी बात पर ध्यान देना है। बस अपने जो आपने वचन रखा है उस वचन को हमें पूरा एकदम उस लक्ष्य को आवाज़ प्राप्त करने के लिए हमेशा अडिग रहना चाहिए, नहीं हिलना चाहिए अपने बात से नहीं मुकरना चाहिए, ये कहने चाह रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8 चलते हैं। जब देश के भाग का निर्णय हो रहा होता है तो व्यक्तियों को भाग का पूर्णतः भुला देना चाहिए। आज जब देश आज़ाद है तो भगत सिंह के इस विचार का आप किस तरह मूल्यांकन करेंगे? अपना पक्ष प्रस्तुत करें। जब देश के भाग निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों को भाग को पूर्णतः भुला देना चाहिए, कह रहा है। इसका मतलब आप क्या पक्ष रखेंगे? चलिए हमारा पक्ष क्या है, आंसर देते हैं। भगत सिंह का यह विचार पूर्णतः प्रासंगिक है, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में देश या समाज मनुष्य से ऊपर ही रहता है। कह रहे देश या समाज मनुष्य, देखिए कह भगत सिंह बार बार अपने देश को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। कह रहे कि हमारा जीवन है तो सिर्फ देश के लिए। कह रहे देश या समाज एक ही बात है, या तो समाज को भला रखेंगे तो हमारा देश खुद ब खुद भला हो जाएगा। देश हमारा अच्छा रहेगा तो समाज समझे कि वहाँ का अच्छा है। तो यही कह रहे कि हमेशा आदमी से ऊपर मेरा देश है और समाज है। यदि देश का विकास होगा तो वहाँ रहने वाले लोगों का विकास होगा। सही बात है, क्योंकि देश में तो आदमी ही रहता है, समाज ही रहता है, समाज के लोग ही रहते हैं। अगर देश डेवलप हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ का आदमी डेवलप हो रहा है, विकास होगा। यदि देश पर किसी प्रकार का विपदा आती है तो वहाँ के निवासियों को भी कष्टों का सामना करना पड़ेगा। सही बात है, अगर हमारे देश में कोई भी विपदा आ जाती है, तो जैसे कोरोना वायरस आया तो सबको आया ना, सब पूरा देश में आया, तो देश के आदमी को न हुआ। तो जब भी कोई देश में आता है तो पूरा देश का रहने वाले लोगों पर पूरा प्रभाव पड़ता है। विपदा आती है, वहाँ के निवासियों को कष्टों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हमें सदैव अपने से पहले देश को श्रेष्ठता, विकास तथा मान सम्मान के विषय में सोचना चाहिए। कह रहे हैं कि इसीलिए हमें पहले अपना देश की और समाज के बारे में सोचना चाहिए कि समाज हमारा अच्छा रहेगा तभी हमारा देश अच्छा रहेगा, तभी हम अच्छे रहेंगे। हमारे किसी एक पर्सन के रहने से देश नहीं चलता है, किसी एक के पर्सन के अच्छे रहने से कोई समाज अच्छा नहीं होता। तो अगर हमें देश अच्छा करना है, तो सबसे पहले पूरा समाज को अच्छा करना चाहिए। पूरा देश को अपने आप खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा और अच्छे से संचालन होगा। प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। भगत सिंह अपने फांसी के लिए किस समय इच्छा व्यक्त की? वे ऐसा समय क्यों चुनते हैं? आंसर है, भगत सिंह ने अपने फांसी के लिए इच्छा व्यक्त करते हुए कहा है
कि जब आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुँचे तो हमें फांसी दे दिया जाए। वे ऐसा समय इसलिए चुनते हैं ताकि आंदोलन न रुके। वो चाहते थे कि उस टाइम हमको फांसी हो। ये उस टाइम की बात है जिस टाइम क्रांति चल रहा था, जिस टाइम आज़ादी से पहले की बात है, जिस टाइम भगत सिंह को पकड़ के जेल में रखा गया था। तो कह रहे कि हम चाहते थे कि हमको ऐसा फांसी हो, उस टाइम फांसी हो जिस टाइम पूरा देश में जनता को पूरा समझ में आ जाए कि हमें अपने देश के लिए लड़ना है, ताकि जो मेरा फांसी देख के उसका खून खौल उठे अपने शोषक के प्रति, जो अंग्रेज़ों के प्रति, और वो अपने जहाँ आंदोलन में कूद पड़े पूरा जनता एकदम निछावर हो जाए, प्राण निछावर करने के लिए तैयार हो जाए कि जिस तरह भगत सिंह अपने देश के लिए फांसी की सज़ा पर झूल रहना चाहते हैं, झूल रहे हैं, उस तरह हमको भी डरना नहीं है। हमको खुल के सेवा करना है देश के लिए, ताकि जो आंदोलन का जो सुलग चल रही थी, जो आंदोलन शुरू हुआ था, वो रुके नहीं, वो हमेशा दिल में रहे कि जिस तरह भगत सिंह का जो प्रेरणा जो मर के जो सिखा रहे हैं, उस तरह हमको नहीं होना चाहिए। हमको रुकना नहीं है, हमेशा आंदोलन और तेज़ करना है, पहले से ज़्यादा आंदोलन और तेज़ करना है, ताकि फांसी देख करके उसको इंस्पायर हो कि हम भी फांसी में झूलने के लिए तैयार हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 10 है, भगत सिंह के इस पत्र से उनकी प्रश्न नंबर 10 है, भगत सिंह के इस पत्र से उनकी गहन वैचारिकता, यथार्थवादी दृष्टि का परिचय मिलता है। पत्र के आधार पर इसकी पुष्टि करें। कह रहा है इस पत्र में कि उनका क्या विचार है, वो क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में आप क्या इसका परिचय मिलता है, इस पर हमको बताइए। आंसर है, महान क्रांतिकारी भगत सिंह ने इस पत्र में 3-4 सवालों पर विचार किया है, जिनमें आत्महत्या, जेल जाना, कष्ट सहना, मृत्युदंड और रूसी साहित्य है। कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा विचार किए हैं, जो गहन विचार, जो उनके बारे में सोचे कि हमको किस तरह बनना है, कैसा रहना है। तो इनका कहना है कि मेन है इसका आत्महत्या, ज़्यादा आत्महत्या पर ध्यान दिए हैं, जेल जाने पर ध्यान दिए, कष्ट सहने पर ध्यान दिए हैं, मृत्युदंड पर ध्यान दिया और रूसी साहित्य पर ध्यान दिए हैं। 4 चीज़ इन चीज़ों के लिए, इन भगत सिंह के लिए बहुत ही इंस्पायर करता है। उनके बारे में जब सोचते हैं, सुनते हैं, तो हमें इंस्पिरेशन मिलता है, हमें प्रेरणा मिलती है कि ये तीनों चारों चीज़ पर ये बहुत विचार किए हैं, ताकि हर इंसान में ये चीज़ समझ में आ जाए कि आत्महत्या क्या होता है, जेल जाना क्या होता है, किस लिए जेल जाना अच्छा होता है, कष्ट सहना किस लिए अच्छा होता है, मृत्युदंड किस लिए अच्छा होता है, और रूसी साहित्य में जो कष्ट सहने की बात कही गई है, वो सबको समझ में आ जाए कि कष्ट सहकर ही ज़िंदगी हमें अच्छा होता है और अच्छा परिपूर्ण लोग बनता है। चलिए, जो हम एक एक करके समझाए हैं। आत्महत्या देखिए कैसे कहे हैं, जिस तरह हम लिखे हैं, आप उम्मीद करते हैं कि आप उसी तरह लिखेंगे, और नहीं अगर आपको समझ में है तो बार बार देखिए कि कैसे हम लिखें। मेरा लिखने का स्टाइल देखिए, ताकि आपको अच्छा से अच्छा नंबर पॉइंट मिलेगा एग्ज़ाम में। आप पहले क्वेश्चन को देखिए हम कैसे लिखें। पहला आत्महत्या है, जो अंडरलाइन कर दिए। भगत सिंह का आत्महत्या के संबंध में विचार है कि केवल कुछ दुखों से बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर लेना मनुष्य की कायरता है, जो बता दिए हैं। दूसरा है जेल जाना, कष्ट सहना। देश सेवा के क्रम में क्रांतिकारी को ढेरों कष्ट सहने पड़ते हैं, जेल जाना, उपवास रखना इत्यादि अनेक दंड सहना पड़ता है। अतः हमें कष्ट सहने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि वे विपत्तियाँ ही व्यक्ति को पूर्ण बनाती है, जो बता भी दिए। अगला में जो कैसे लिखना है देख लीजिए, स्टाइल देख लीजिए हम कैसे लिखे हैं, और आपको उसी तरह लिखना है। और आपको इसी तरह लिखिएगा तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त होगा। कोई भी अच्छा नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि आपको एग्ज़ाम में नंबर कम हो जाएगा। अगर आप मेरे बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो आपको अच्छा नंबर आ सकता है। तीसरा नंबर है मृत्युदंड। इसके बारे में भगत सिंह विचार करते हैं कि वैसी मृत्यु सुंदर होगी जो देश सेवा के लिए संघर्ष के लिए हो। संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु है, जो बताए हैं सब। रूसी साहित्य क्या है, इस साहित्य में वर्णित दुख कष्ट से बहुत प्रभावित हुए हैं भगत सिंह, और इसी तरह रहना चाहते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको पूछा जाएगा कि भगत सिंह के 4 लाइन ऐसा बताइए जो उनको
बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। तो आपको ये चीज़ देना ही देना है। भगत सिंह के बारे में कुछ भी पूछे, आपको इस बारे में देना है कि पहला होता है आत्महत्या, जो उनको बहुत ही इंस्पायर करता है। जेल जाना, कष्ट जाना, उसके बारे में क्या कहा था, मृत्युदंड के बारे में क्या कहा था, रूसी साहित्य के बारे में क्या कहा था, आपको ये पॉइंट लिखना ही लिखना है। चलिए, जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया। अब हम इस चैप्टर का हिंदी व्याकरण पे चलते हैं। और जो भी हिंदी व्याकरण है आप अच्छे से गौर से समझिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। अच्छे से अगर नहीं समझ में आती है तो कॉपी पे राइट डाउन कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा से अच्छा नंबर लाना है एग्ज़ाम में। पहला है कायरता। कह रहा है प्रत्यय शब्द निर्दिष्ट करें। प्रत्यय मीन्स क्या होता है कि जिस शब्द के अंत में लगता है। तो कायरता है, यहाँ पर ता जो क्या है प्रत्यय है। घृणित, तो इसका क्या है घृणा जोड़ इत, तो इत क्या हुआ हमारा प्रत्यय हुआ। पूर्णता, पूर्ण जोड़ तया, तो यहाँ पर तया हमारा प्रत्यय है। दयनीय में क्या है ये प्रत्यय है। इसी तरह स्प्रेनिया में ये प्रत्यय है। वास्तविकता में ता प्रत्यय है। पारितोषिक, इसमें इक प्रत्यय है। पारित जोड़ इस पारितोषिक, तो इसका लास्ट में क्या होगा इक प्रत्यय। चलिए प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। हास्यास्पद शब्द में आस्पद प्रत्यय है। इस प्रत्यय से 5 शब्द बनाइए। जो आस्पद नाम का एक प्रत्यय है जो लास्ट में हर शब्द में लगाना है। तो ऐसा बोल रहा है 5 हुआ, ऐसा बताइए। तो एक है विवादास्पद, घृणास्पद, संदेहास्पद, करुणास्पद, प्रेरणास्पद। आप अपना चाहते हैं तो अपना मन से बनाइए। आस्पद जो है लास्ट में लगाना है, शब्द के लास्ट में। ऐसा 5 को दिया गया था तो हमने आपको 5 को दिखा दिया। आप अपना चाहे तो आप 10 भी बना सकते हैं, ताकि आपको जितना से जितना रिवीजन कीजिएगा, जितना से जितना रिवाइज कीजिएगा, आपको एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगा। तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि हमने क्या इस टाइप का क्वेश्चन पे सवाल बनाया था। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सवाल बनाने की कोशिश कीजिए, जो भी हम एग्जाम्पल देते हैं उस पर पैटर्न पे। चलिए प्रश्न नंबर 3 है। हमारे विद्यालय के प्रचार आ रहे हैं। इस वाक्य में हमारे विद्यालय के प्रचार संज्ञा पदबंध है। वह पद समूह, देखिए पदबंध मतलब संज्ञा यहाँ पर करे कि क्या है। वह पद समूह जो वाक्य में संज्ञा काम करे, संज्ञा पदबंध कहलाता है। क्वेश्चन आ सकता है आपको कि संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं। तो देखिए किताब में दिया गया था कि वह पद समूह, पद का वह समूह जो वाक्य में संज्ञा का काम करे। संज्ञा मतलब जानते हैं नाम, जगह, जानवर, जो भी मतलब कोई भी नाम वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। तो ऐसा समूह जो वाक्य में संज्ञा का काम करे संज्ञा पदबंध कहलाता है। तो कह रहा है चुनने के लिए। तो समझिए क्या है। बंदी होने के समय हमारी संस्था के राजनीतिक बंदियों की दशा अत्यंत दयनीय थी। तो यहाँ पर राजनीतिक बंदियों क्या है, उसका नाम है, संज्ञा पदबंध है। दूसरा है कुछ मुट्ठी भर कार्यकर्ता के आधार पर संगठित हमारी पार्टी अपने लक्ष्यों और आदर्शों की तुलना में क्या कर सकती है। तो यहाँ पर जो है संज्ञा पदबंध क्या होगा, कुछ मुट्ठी भर कार्यकर्ता। देखिए ये जैसे कि कोई राम हुआ, सीता हुआ, तो यहाँ पर कुछ मुट्ठी भर कार्यकर्ता मतलब कुछ मुट्ठी भर, वही हमारा संज्ञा कहलाया। संज्ञा मतलब वही संज्ञा का पदबंध कहलाया। दूसरा है मैं तो यह भी कहूँगा कि साम्यवाद का जन्मदाता मार्क्स वास्तव में इस विचार को जन्म देने वाला नहीं था। तो साम्यवाद का जन्मदाता मार्क्स, ये होगा संज्ञा पदबंध। अब कह रहा है पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द जानते हैं सभी, सबको पता है क्योंकि 9-10 से पढ़ते आ रहे होंगे। तो इतना तो आपको सबको पता हो ही गया होगा कि पर्यायवाची शब्द क्या होता है। एक से ज़्यादा शब्द हमने एक ही दिया है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए। वफादारी का मतलब विश्वसनीयता भी होता है, आपको ज़्यादा आता है और टाइम है तो ज़्यादा लिख सकते हैं। फ़ायदेमंद का हम सिर्फ एक ही दिए हैं, लाभदायक। दुनियादारी का सांसारिकता, अत्याचार का अन्याय, किंचित का कुछ। विद्यार्थी को हम छात्र भी बोल सकते हैं। खुशामद का मतलब मिन्नत भी होता है। प्रतीक्षा का दूसरा शब्द में इंतजार भी बोल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है क्वेश्चन सॉल्व तो आप अपने से लिख सकते हैं, टाइम है तो, नहीं तो इस क्वेश्चन को ही रिवाइज करके अंतिम मान लीजिए। अब 5वां क्वेश्चन है हिंदी व्याकरण से विपरीतार्थक शब्द लिखे, मतलब उल्टा। सब ये तो पता ही है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। सयाना का होगा मूर्ख, उत्तर का प्रश्न, निर्बलता का सबलता, व्यवहार का सिद्धांत, स्वाध्याय का अध्यापन, वास्तविक का अवास्तविक, अकारण का कारण। तो इसी के साथ ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया। व्याकरण सहित ऑब्जेक्टिव
टाइप सहित, सब्जेक्टिव टाइप सहित हमने सारा क्वेश्चन ये पूरा डाल दिया 40 मिनट में। तो अगर आपको 40 मिनट पे 41 मिनट में अगर पूरा एक चैप्टर का पूरा फुल एक्सप्लेनेशन मिलता है तो इससे अच्छा बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। और आप 40 मिनट क्या, आपके लिए अगर आप पढ़े नहीं हैं, नहीं समझे, अगर 40 मिनट आप दे रहे हैं किसी भी एक वीडियो को देखने के लिए, एक चैप्टर के लिए, तो आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास अब टाइम नहीं है। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए। एक बार नहीं समझ में आए 2 बार देख लीजिए, फुल स्पीड करके देख लीजिए, ताकि आप लोग को जल्दी से समझ में आ जाए और अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त करें। तो अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं, नए स्टूडेंट हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियो इसी पर मिलते रहें। और भी लेसन का जो भी आप नेक्स्ट वीडियो जो भी लेसन है हिंदी का पूरा डालेंगे, और आगे भी है जितने भी आर्ट्स सब्जेक्ट से हैं उस पर हम डालने की कोशिश करेंगे, ताकि सब रिवाइज हो जाए, ताकि एग्ज़ाम में आपको दिक्कत ना हो और आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाए और अच्छे से नंबर से पास हो जाएं। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।